बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आज हमने टैक्स की कल ओरिएंटेशन थी और आज पहली क्लास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स असल में है क्या। इसको हम ऐसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक एग्जांपल, आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आज से 15 साल पहले तक मेरे फादर जो थे वो जॉब कर रहे थे और हम चूँकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फादर जॉब करते थे, 4 भाई हैं, हम चारों पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो अब्बू ही कमाते थे और हम खा जाते थे। फिर क्या हुआ जनाब, आहिस्ता आहिस्ता अब्बू जब रिटायर हुए उस वक्त तक हम लोग क्वालिफाई कर चुके थे और आगे बढ़ चुके थे अपनी ज़िंदगियों में। फिर एक दिन अब्बू ने मीटिंग बुला ली कि भाई आप चारों आ जाओ, और प्लान ये है कि अब चूँकि मैं रिटायर हो गया हूँ और हमें घर के एक्सपेंसेस को मीट करना है, तो हर भाई 1-1 लाख रुपया घर में कंट्रीब्यूट करेगा ताकि घर का निज़ाम बेहतर तरीके से चलता रहे। 1 लाख रुपया मैं दूंगा, 1 लाख मेरा बड़ा भाई, 2 जो छोटे हैं वो भी 1-1 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हर भाई घर देता था तो घर का निज़ाम चलता था। बाद में प्लान ऐसे हो गया, पहले तो स्कूल से अब्बू चल रहे थे, अब्बू का जॉब थी तो हो गया। फिर जब अब्बू रिटायर हो गए तो इस तरह से सीन हो गए। ये जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे थे ना ताकि घर के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, ये था मकसद। सर मैंने एग्जांपल पिच कर दी है, ये पाकिस्तान भी हमारा घर है, इसको चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। जब तक तो इसके पास रिसोर्सेज थे तब तक खुद ब खुद ये चलता रहा। जब रिसोर्सेज खत्म हो गए तो इन्होंने कहा इस घर के अंदर रहने वाले, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, अब वो कंट्रीब्यूट करें तो हम इस मुल्क को चलाएंगे। सर अवाम है, अवाम कंट्रीब्यूट करती है हुकूमत को कि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सर ये जो कंट्रीब्यूशन अवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क के खर्चे पूरे हों, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स कहते हैं। और यार गेम की समझ आई है? ये असल बात है। वो कंट्रीब्यूशन जो अवाम करती ताकि मुल्क को चलाया जा सके, इसे टैक्स कहते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर जी यूएई में और उधर सऊदीया में तो कोई टैक्स नहीं है, उनका मुल्क नहीं चल रहा। सर उनका अब्बा तगड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनकी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं। सर पैसा है, तेल है, उनकी वीज़ा जो इन आउट है सऊदीया में उम्रा के हवाले से, उससे ही उसकी बड़ी अर्निंग है। बस मैं उससे आगे जाऊंगा कि पाकिस्तान के पास भी रिसोर्सेज कम नहीं है, लेकिन बहरहाल मुल्क को चलाने के लिए पैसा दरकार है, और ये पैसा किसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? हमें ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर जी बात समझ में आ रही है? और इससे अगली बात ये कि जनाब वो जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से किए जाते हैं। वो जो टीवी पे एंकर आके किसी सरकारी अफसर की टेबल पे हाथ मार के कह रहा होता है कि तुम जो तनख्वाह लेते हो वो मेरे टैक्स के पैसों की है, वो ठीक कह रहा होता है। वो जो सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो गवर्नमेंट के खजाने से मिलती है। और गवर्नमेंट के खजाने में पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है, और टैक्स आप लोग पे कर रहे हैं। मिसाल दी है मैंने, आपने जज्बाती नहीं हो जाना। लेकिन जाहिर बात है आप जो प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने भी आते हुए जूस पिया, इवन पानी पिया, उसके ऊपर टैक्स है। जी भाई, मेरा मतलब शहरी वाली बात ही है। यानी मकसद बात करने की पॉइंट सिर्फ ये है कि भाई आप उस पर टैक्स पे करें। ये टैक्स हुकूमत के ख़जाने में जाता है, हुकूमत अपने ख़जाने में से फिर इन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे देते हैं। सर ये बुनियादी तौर पे टैक्स का कॉन्सेप्ट है, और इसको इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर
It is the process by which the government through its law making body raises revenue in order to use it for the expenses of government. सर जी इस क्लास को भी व्हाट्सएप कर दीजिए चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ। ठीक हो गया? आप सारे ग्रुप्स में है ना जी? आप ग्रुप में नहीं है, एक शीट दे दीजिए, यहाँ से एक शीट भाई आप निकाल लें और यहाँ से एक बार घुमा दे ताकि कोई बच्चा नहीं ऐड हुआ तो हम उससे ऐड कर लें। गर्ल्स आप लोग भी एक शीट पर अपना अलहदा से कर लेंगे, अगर कोई नहीं ऐड हुआ तो हम उसे ऐड कर दें। गर्ल्स की अलहदा शीट हो जाएगी, बॉयज़ की अलहदा हो जाएगी। आप भी अगर एक शीट निकाल लें तो आप इधर वाले लड़के अलहदा हो जाएं। जो ऐड नहीं हुआ वो कर ले, जो ऐड है बस उसकी जरूरत नहीं है। सर जी चलें आगे। It is the process by which the government through its law making body raises revenue in order to use it for the expenses of government। आपको पता है कौन सी लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि एनफोर्स करे, तो कानून बनाना और फिर उसको एनफोर्स करना कि टैक्स दो। जिस तरह हमारे यहाँ पुलिस है जो कंट्रोल करती है, इसी दिन टैक्स वालों के यहाँ FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर जी ये टैक्स जो हमारे लिए खर्चा है गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू है। इसीलिए उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। सर ये बात है, गवर्नमेंट इस बॉडी लॉ मेकिंग बॉडी के जरिए रेवेन्यू रेज करती है ताकि खर्चे किए जा सके, ताकि खर्चे किए जा सके। ये बुनियादी तौर पे टैक्सेशन का एक कोर कॉन्सेप्ट है। सर टैक्स लागू करने का मकसद क्या है? प्राइमरीली मकसद तो रेवेन्यू है सर, रिसोर्सेज, पैसा, रेवेन्यू। हाँ इसके अलावा भी कुछ मकासद है। पहला एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज। सर इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देने लगा हूँ। सर हुआ ये कि मैंने आप लोगों को कहा कि आपके पास PDF आ गया है और आपको कहा कि कल आप लोगों ने इस PDF का प्रिंट लेके यहाँ पर आना है ताकि जो भी डिस्कशन हो आप वो उसको नोट कर सकें, हाईलाइट कर सकें, सेव कर सकें। जो बच्चा ये ना करके आया उसको 50 रुपये फाइन होगा। अब मैंने ये बात आपको कह दी, इतने में एक बच्चा पीछे बैठा था अपने साथी को कहते, देखा पैसा कमाने का तरीका। सर आप मुझे बताएं कि क्या ये जो आपको 50 का फाइन किया जा रहा है ये क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, इसका मकसद है कि जो असूल आपको बताया गया है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। जो काम आपको कहा है करने को उस पर अमल दरामद किया जा सके। तो यार मेरी बात समझ आ गई है? असल गेम ये है, कतन मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है। सुनिए अब मैं आपको टैक्स की एग्जांपल देने लगा हूं ताकि बात आपके ज़हन में बैठ जाए और टैक्स के हवाले से बैठे। गवर्नमेंट ने कहा है हालात मुल्की इस वक्त इतने ख़राब हैं कि आप बाहर से लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट ना करें। अब एक बंदा बजिद है कि मैंने तो लेटेस्ट मॉडल BMW का बाहर से मंगवाना ही मंगवाना। तो गवर्नमेंट ने उसको कहा अच्छा ठीक है, 4 करोड़ रुपए की BMW है, उसके ऊपर 8 करोड़ पे टैक्स लगेगा। ये जो 8 करोड़ का टैक्स लगाया जा रहा है, क्या इसका मकसद पैसा इकट्ठा करना है? उसको डिस्करेज करना है कि आप ये इंपोर्ट ना करो। भाई मेरी बात समझ आ रही है? तो ये पर्पस होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाज़ों का टैक्स के को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सर जी यस और नो? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
ये तीसरा पॉइंट है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर वेल्थ को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो इस मुल्क की वेल्थ है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। अमीर आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और वो पैसा इस्तेमाल किया जाए गरीब आदमी के फ़ायदे के लिए। वो जिस बंदे का दिल है नहीं मैंने तो यही BMW लेनी है 4 करोड़ वाली, तो बेटा फिर 8 करोड़ रुपया दो और उससे 8 करोड़ लेके ऑरेंज ट्रेन बनाई जाए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अमीर से पैसा वसूल कर रहे हैं और गरीब आदमी के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। सर उससे 8 करोड़ रुपया वसूल करके फॉर एग्जाम्पल सरकारी अस्पताल या सरकारी जो है स्कूल जो है उसके लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाए। सर ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स हैं जिसमें मेन रेवेन्यू कलेक्शन और कुछ उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जल्दी से ये स्लाइड पढ़ लीजिए फिर हम आगे चलें। ये तो आपने महसूस करना है कि ये नोट करने वाला है या नहीं है। पीडीएफ में सारी बातें लिखी हुई हैं। ये स्लाइड पीडीएफ से ही एक्सट्रैक्टेड है और आपकी किताब में। मैंने आपको ये बात कल बता दी थी कि सर जी जो मैं पढ़ा रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे है आप इस वक्त इसको पढ़ रहे हैं तो ये प्लानिंग का हिस्सा है कि एक बार मैंने पढ़ाना है और एक बार आपने पढ़ना है और फिर उसके बाद जब घर जाके आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा ये प्लान है। जो चीज यहां पर लिखी हुई है यही आपकी पीडीएफ में यही आपकी किताब में है। ठीक हो गया? अब आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजें भी मैं आगे कुछ एग्जांपल्स और पिच करूंगा समझाने के लिए। जो चीज आपने उसको याद करना है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो यहां पर याद कर लेता है 50 रुपए फाइन, मिसाल के तौर पे वो लिख लेता है। उसको ये बेहतर लगता है कि यार मुझे 50 रुपए फाइन से ये पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। ये अब आपकी चॉइस है कि आप उसको इस तरह से नोट करना चाहते हैं या कितनी नोटिंग करना चाहते हैं। सर समझ आ रही है? जो मेजर बात है वो मैं लिखी भी हुई है, जो एग्जाम में लिखनी है वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बात है वो हर बंदा पर्सन टू पर्सन अपने तरीके से नोट कर सकता है। ले सर, जालिम एक काम करना है, 1 मिनट ठहरिए। यहां पर डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही भाई। ये सिलेक्ट तो हो गया ना, ये अब हुआ ना। चले जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की taxes can be used in many different ways for the development of the country। यार ये मर्जी है, मैं ऐसे कर रहा हूँ आगे जा रहा है। यार ये था, एक तो था ना असल मकसद पैसा इकट्ठा करना, दूसरा है नॉन रेवेन्यू। अब यहां पर जितनी बातें हो रही हैं वो पैसा इकट्ठा करने के हवाले से नहीं हो रही।
पहला, टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? माशरती तौर पे डेवलपमेंट हो, वो पता है कब होती है? जब अमीर से पैसे लेकर गरीब पर खर्च किया जाता है, तो सोशल डेवलपमेंट होती है। और पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होती है? जब मुआशी तौर पे मुल्क मुस्तहकम हो। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिकली मुल्क तब डेवलप होता है जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है और इंपोर्ट कम हो जाती है। यस और नो? अच्छा, अब अगर आप लग्जरी आइटम की इंपोर्ट को रोक रहे हैं, उससे आपकी इंपोर्ट कम होगी। यस और नो? अगर आपकी इंपोर्ट कम होगी, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। यस और नो? तो भैया टैक्स को टूल के तौर पे, हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोशल डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये तो जनरल एक ओवरऑल लाइन थी, इसको मजीद एक्सप्लेनेशन नीचे है। सर वीक एंटरप्राइज, सर जी अभी पीछे कोरोना गुजरा है, फिर उसके बाद सैलाब आ गया, फिर उसके बाद ये एकदम डॉलर और महंगाई, बहुत से इवन व्हीकल्स, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों ने जो है वो हाथ उठा ली कि जनाब हम अब अपना प्लांट बंद करने लगे हैं। FBI वालों ने उनको नोटिफिकेशन भेजा, आप अपना प्लांट बंद ना करें, 8,000 बंदा जो आपकी कंपनी में काम करता है वो बेरोजगार हो जाएगा, हम आपको 3 साल का टैक्स माफ करते हैं। सर गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है ताकि अपनी कमजोर एंटरप्राइज जो बंद होने के दहाने पर है, उनको इंसेंटिव दिया है कि हम आपको टैक्स माफ, एग्जेम्पशन का मतलब होता है माफ कर देना, हम आपको टैक्स क्या कर देंगे? माफ कर देंगे, टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर ये हमारा अगला पॉइंट कि हम कमज़ोर एंटरप्राइज को टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करके कमज़ोर एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो टैक्स ने यहाँ पर भी अपना किरदार अदा किया। सर लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सर लेट्स से ये जो है वो एक इंक को रिमूव करने के लिए है इरेजर। अच्छा ये यहाँ से मिलता है, बनता है यहाँ पे 70 रुपये का और बिकता है मार्केट में 100 रुपये का। एक बंदे ने इसको गौर से देखा तो उसने कहा कुछ भी नहीं है, दरमियान में हल्की सी लकड़ी लगी हुई है, इस तरफ एक फॉर्म का पीस है, इस तरफ एक फॉर्म का पीस है, ऊपर एक काला कपड़ा है, ये इतना महंगा क्यों है? वो चाइना ले गया इसको, उसने चाइना में जाएगा मुझे ये चीज़ बना दो, कितने की बना के दो? उसने कहा 20 रुपये की। अब यहाँ पर ये प्रोडक्शन एक कंपनी कर रही है जिसको 70 रुपये का कॉस्ट करता है और 100 रुपये का वो बेचते हैं, और चाइना से ये 20 रुपये का मिलता है और यहां पर पहुंच रहा है 30 रुपये का। अब हमें क्या करना चाहिए? चाइना से मंगवा लें, ठीक है ये फैक्ट्री बंद हो जाए, हमें क्या लगे 5,000 बंदा है फैक्ट्री में काम करता, फैक्ट्री बंद हो जाए, हमें तो 30 रुपये सस्ता मिल जाएगा ना, क्या ये सोचना चाहिए? सर नहीं, जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क का सोचेगी, जो बिजनेसमैन है वो कहेगा कि यार बाकियों का अल्लाह भला करे, मैं तो ये सस्ता खरीदूंगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सोचेगी कि वो जो 6,000 बंदा बेरोजगार होगा उसका क्या होगा। पता है क्या करना पड़ेगा फिर? सर जी इस आइटम पर टैक्स लग जाएगा, कितना? 200%। अब ये जो 30 रुपए का बिक रहा है ये 200% टैक्स लगेगा 60 रुपए, तो ये मार्केट में 90 रुपए कॉस्ट करेगा, और पाकिस्तान में कितने का बन रहा है? 70 रुपए का। हमने क्या किया? हमने इंपोर्ट पर टैक्स लगा के अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचा लिया। यार मेरी बात भी कर पाए हो आप? टू प्रोटेक्ट
लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल। सर हमने इंपोर्ट पर टैक्सेस लगाकर अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचा लिया। अभी कुछ अर्सा पहले जापान से गाड़ियां आ रही थी, उस पर भी इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, वरना जापानी गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई थी। सर वो जापान की यूज़ गाड़ी यकीन करें यहाँ पे नई से बेहतर थी, कीमत भी, ऑप्शंस भी इतनी कमाल। लेकिन मसला ये कि जो यहाँ पर जो सुजुकी में जॉब कर रहा है, जो होंडा में जॉब कर रहा है, जो टोयोटा में जॉब कर रहा है, उसकी तो जॉब जा रही थी, वो तो फैक्ट्री बंद करने लगे थे। तो फिर क्या करना पड़ा मजबूरन, इंपोर्ट पे टैक्स लगा। जापान की गाड़ी की इंपोर्ट को रोक दिया, रोका। आई है फिर कंपनी, अगर वो इधर आ जाए वो तो बहुत अच्छा है ना। अगर बाहर की कंपनी इधर आ जाए तो फिर तो बहुत, वो तो सबसे ही अच्छा है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू हो जाए। मगर उसके अपने मसाइल हैं, बाहर आलम उसमें नहीं जाते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो नहीं है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा मसला है। बहरहाल हम वापस आए थे अपनी बात पे। सर लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया फॉरेन कंपटीशन से, इंपोर्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया, इंपोर्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया। सर जी अगली बात, एज अ बार्गेन टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर इसको ऐसे समझाता हूं कि यूएसए ने कहा है कि हमें आर्मी के लिए, यूएस आर्मी के लिए शर्ट्स चाहिए। इन्होंने इंडिया वालों से भी राब्ता किया है, बांग्लादेश से भी राब्ता किया है और पाकिस्तान से भी राब्ता किया है। इंडिया वालों ने कहा है कि आपको एक शर्ट 200 में मिलेगी, बांग्लादेश ने कहा है आपको एक शर्ट 180 में मिलेगी, पाकिस्तान ने कहा है आपको एक शर्ट 190 में मिलेगी। अगर क्वालिटी सेम है तो कौन बिड विन कर जाएगा, बांग्लादेश। अच्छा उसने क्या कहा, उसने कहा हम एक काम करेंगे, हम बांग्लादेशी जो 180 का कोट कर रहा है, हम एक काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि हम जो एक्सपोर्टर है वो गवर्नमेंट को कहता है मुझे आप अगर 15 रुपए का टैक्स कम कर देना तो ये बिड हम विन कर देंगे। तो जनाब अगर गवर्नमेंट इसको 15 रुपए का टैक्स कम कर देती है तो ये 175 कोट करेगा और ये बिड विन कर जाएगा। सर जी आपने देखा टैक्स ने कैसे अपना रोल प्ले किया है। सर एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, ये वाला पॉइंट है। आगे सॉरी जी, हमने ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज करने में टैक्स को एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि हम बिड विन कर जाएं। अगला पॉइंट है टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। सर ये क्या है सुनिएगा, एक आइटम है लेट्स से 100 की, इस पर टैक्स लगता है 20% के हिसाब से 20 का, और ये कितने बन जाते हैं 120। इस आइटम का रेट बढ़ गया और ये हो गई 110 की, इस पे 20% के हिसाब से टैक्स कितना बनना था 22 का, और इसकी कीमत कितनी हो जानी थी 132। यहां पर गवर्नमेंट अगर चाहे तो टैक्स के टूल को इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकती है। कैसे,
वो कहे जी हमने 22 रुपये टैक्स नहीं लगाना, हमने सिर्फ 10 रुपये टैक्स लगाना है ताकि इसकी कीमत 132 की बजाय कितनी रहे। सर आपने गौर किया है कीमतें बढ़ने से रोक दी गई हैं सर, और कीमत 120 ही रही है। कैसे? टैक्स को कम कर दिया गया, टैक्स ने अपना रोल प्ले किया, टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है ताकि कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। सर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। सर जी इस स्लाइड में कोई इशू तो बताइए, और अगर सारा समझ आ गया तो जल्दी से एक बार रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। सर गवर्नमेंट जो भी पैसा देगी वो खजाने में से ही देगी। यस, ये जो 10 रुपये है, अगर ये पेट्रोल की बात करें तो रोज़ का मिसाल के तौर पे शायद 20 लाख पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो फिर रोज़ का 2 करोड़ रुपये का फ़र्क पड़ेगा सर। समझ आ रही? तो वो तो जाहिर बात है गवर्नमेंट के खजाने से ही पैसे जाएंगे। भाई नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, हम इस वक्त टैक्स की ऐनक पहन के बैठे हुए, और हम जो बात सोच रहे हैं वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। इसने जो टैक्स कम किया है, ये जो टैक्स लगाया है, इसका मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं था, इसने टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया। वो जो रेवेन्यू है वो उस बंदे के हवाले से जो एक्सपोर्टर है। हम तो गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, हम तो टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि टैक्स के कानून में जो हमने किया है ये इस वजह से किया है ताकि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। सर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मकसद है। इसमें मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं। सर समझ आ रही है? तो हम तो एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपने जो बात की है आपने उस एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। डन है भाई? सर एक बार जल्दी से इसको रीड कर लो। चले आगे भाई। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर आदमी से ज्यादा पैसा, ज्यादा कमाने वाले बंदे से ज्यादा टैक्स वसूल करके खर्च किस पे करना है? इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज और मेंटेन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स। सर गवर्नमेंट चाहती है साइंस और इन्वेंशन का काम बढ़े, मुल्क में नई इन्वेंशन हो, नई तरक्की हो। फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज, सर एजुकेशन प्रमोट हो, मेंटेन एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, लेबर ट्रेंड हो। सर ये सारे काम जो गवर्नमेंट चाहती है, जब इन कामों की तरफ लोग आते हैं तो गवर्नमेंट उस पर उनको रिलीफ देती है टैक्स पर। तो यहां पर टैक्स जो रिलीफ दी जाती है उस पर मकसद पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि प्रमोट करना होता है साइंस इन्वेंशन को, फाइनेंशियल एजुकेशन एक्टिविटीज को, और मेंटेन एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस। सर अगला पॉइंट आ गया, टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट या बिजनेस। सर जी आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करना, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, यस और नो?
सर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है लाहौर में, इस आइटम का रेट है 100 रुपये और टैक्स लगता है 120 रुपये, और मार्केट में ये बिकती है 120 रुपये की। अच्छा यही आइटम मुल्तान में जो है 110 रुपये की है, टैक्स लगता है 22 रुपये, बिकती है 132 रुपये की। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा ही है ना सर। अच्छा आप इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना कैसे मुमकिन हुआ? सर टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया, 22 की जगह पे कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो ये 132 की बजाय क्या हो गया, 120 हो गया। सर जी बात समझ में आ रही है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सर जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्लियर हुआ, यस और नो? आगे चलते हैं। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। जी भाई। सर इसमें इनइक्वालिटीज नहीं होगी, जैसे दो कंपनी है और वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, एक का खर्चा आता है 100 रुपये, उसके ऊपर गवर्नमेंट 20 रुपये टैक्स लगाती है, और दूसरे का आता है 110, उस पर 10 रुपये, तो एक से 20% ले रही है, एक से 10%, तो ये इनइक्वालिटी हुई ना, फिर वो डिस्करेज होंगे जिनसे। क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? सर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? मतलब सर एक ही प्राइस नहीं होगी, किसी की 120 है, किसी की दूसरे की 120। सर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने, चलो मैं बता देता हूँ सर। एक ही बंदा एक ही आइटम की, नेस्ले वाला लाहौर में जूस 40 का बेच रहा है, मुल्तान में जूस 50 का बेच रहा है, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यहां पर उसकी कॉस्ट सेम आ रही है, लेकिन वो डिफरेंट मार्केट में प्राइस डिफरेंट चार्ज कर रहा है। नहीं होना चाहिए। मैंने फिर बंदा भी सेम है बनाने वाला ना, आप जो बात कर रहे हो कह रहे हो दो मुख्तलिफ बंदे हैं, मुख्तलिफ बंदे, तो फिर तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है प्राइस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। किसी बंदे को आप जान के रेट कम लगाओ, किसी बंदे को ज्यादा लगाओ, चीज सेम हो, तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के टूल को इस्तेमाल करती है कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म की जा सके। नेस्ले वाले को कहा कि मुल्तान में भी 40 का करो, नेस्ले वाला कहता है भाई वहां यहां से वहां ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बड़ा पड़ जाता है, तो पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, मैं तो वहां 50 का ही बेचूंगा। तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट लाहौर जितनी प्राइस मुल्तान में भी मेंटेन करे, और उसके लिए वो क्या करेगी, उतना टैक्स कम कर देगी, ताकि प्राइस क्या हो जाए। क्लियर हो गया भाई बात? लो सर, टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। सर सिगरेट का फर्क पड़ गया रेट का? सर सिगरेट एक अनडिजायरेबल सेक्टर है। नस्वार, वैसे ही मैंने कहा है जिसने जो खाना है मैं उसको मना नहीं करता सर। सिगरेट, नस्वार, पान, ये अनडिजायरेबल सेक्टर होते हैं, यानी ये ऐसे, ये कोई फायदेमंद आइटम्स नहीं है। अच्छा अब होता ही है कि चूंकि ये अनडिजायरेबल सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करने के लिए उस पर टैक्स, जब भी टैक्स बढ़ता है ना, नोट कर लेना, सिगरेट पे जरूर बढ़ता है, तो यार इस पे तो टैक्स बढ़ाओ। पेट्रोल पे क्यों लगाते हैं? पेट्रोल पे टैक्स इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। पेट्रोल पे टैक्स लगाने का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है सर जी। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स, इसकी बात हो गई। सर अगला आ गया फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसका क्या मतलब?
इसका मतलब है गवर्नमेंट चाहती है कि जो ट्रांजैक्शंस हों, जो चीज, जो पैसे वसूल किए हैं, जो पैसे अदा किए हैं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो, प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो। सर अगर मैंने आपको 10,000 रुपया दिया, आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपया दिया, उसने वही 10,000 रुपया अपने अब्बू को दे दिया, ये इस तरह मैंने आपको 10,000 कैश दिया, आपने अपने दोस्त को 10,000 कैश दिया, वो 10,000 उसने अपने अब्बू को दिया, क्या ये चीज रिकॉर्ड होगी कहीं पे? नहीं। लेकिन अगर इसके बरक्स मैं आपको 10,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर करूं, आप अपने दोस्त को अकाउंट में ट्रांसफर करें, वो अपने अब्बू को अकाउंट में ट्रांसफर करे, तो क्या ये डॉक्यूमेंट होगी? यस और नो? ये फर्क है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि डॉक्यूमेंटेशन हो इकोनॉमी की, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो। कैश जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इकोनॉमी तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती। सर ये आम शालमी में, यहाँ मार्केट में, या इन जगहों पर जहां कैश में बिजनेस हो रहा है, करोड़ों रुपए का बिजनेस रोज हो रहा है, उनसे जब आप जाके पूछते हैं कि भाई आपने कितने पैसे कमाए, तो वो कहते हैं हमें तो सारा ही नुकसान हो गया। शो नहीं करते टैक्स वालों को, टैक्स वालों को शो, टैक्स वाला बंदा देख के ही रोने लग जाते कि अब लुट के सारा कुछ खत्म हो गया। तो टैक्स वाला कहता है कि सारा कुछ खत्म हो गया, तो फिर पराठो कैसे नहीं आई है? सर समझ आ रही है? यानी अब ये मसला असल में इसलिए कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर वही दुकानदार सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए करे तो छुपा नहीं पाएगा। फिर जो बैंक की स्टेटमेंट है उसकी एक्सेस तो एफबीआर को है, तो बैंक वहां से स्टेटमेंट मंगवा के सारा चेक कर लेगी। लेकिन चूंकि ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, चूंकि ट्रांजैक्शन कैश में हो रही होती है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, इसलिए एफबीआर वाले उसको पकड़ नहीं पाते। अब एफबीआर वालों ने, ये एक मसला था जो मैंने हाईलाइट किया। मसला क्या था? चीजें कैश में ट्रांजैक्शन होती हैं, ये रिकॉर्ड नहीं होती, इस वजह से एफबीआर वाले इसको पकड़ नहीं पाते, ये एक मसला है। अब एफबीआर वालों ने इसका हल क्या किया? यार इसको साइलेंट कर लीजिए। फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना, एफबीआर वालों ने कहा है अगर आपने पैसे वसूल किए और वो कैश में वसूल किए तो हम ये समझेंगे कि आपकी इनकम हुई है और उस पर टैक्स लगा देंगे। अगर मैंने अपने दोस्त से 5 लाख रुपया वसूल किया और मुझे बैंकिंग चैनल से लेना चाहिए था, मैंने कैश में वसूल कर लिया, तो टैक्स वाले कहते हैं हम ये समझेंगे कि ये इनकम है और इस पे टैक्स लगा देंगे। अब मैं कहूंगा खुदा के बंदो ये इनकम नहीं है, वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे लोन दिया 5 लाख रुपए, तो टैक्स वाले कहेंगे बैंकिंग चैनल से करते, उसे कहते तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करे, तुमने क्यों कैश में ट्रांजैक्शन किया? अगर कैश में ट्रांजैक्शन करोगे तो हम उसे इनकम समझेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? नतीजा दो बातें आपको बतानी है। गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने कानून क्या बनाया? अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करोगे तो टैक्स वाले इसको आपकी इनकम समझेंगे और इस पर टैक्स लगा देंगे। क्या सर इसके अलावा भी इसकी डिटेल है? यस, चैप्टर नंबर 10 में है। जितनी जरूरी डिटेल थी मैंने आपको बता दी, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस और इसमें मजीद डेप्थ है जो इंशाल्लाह मैं वहां बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि टैक्स वाले चाहते हैं कि आप ट्रांजैक्शन किस तरह करें? बैंकिंग चैनल के जरिए करें और कैश में ना करें। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे तो टैक्स वाले उसको इनकम ट्रीट करेंगे और आप पर
टैक्स लगा देंगे। सर जी बात पिक करके कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। कैश में अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो टैक्स पता कैसे लगेगा कि ट्रांजैक्शन हुई है? अच्छा सवाल भाई ने किया, टैक्स वालों को पता कैसे चलेगा? टैक्स वाले ना आपके एसेट्स के बढ़ने से हिसाब लगा लेते हैं कि आपने पैसे कमाए हैं। मिसाल लीजिए भाई ने सवाल किया तो इनको जवाब देने लगा हूँ। टैक्स वाले कैसे हिसाब लगाते हैं पता है? मेरे पास पिछले साल गाड़ी थी, मैं मिसाल के लिए समझाऊंगा, पिछले साल गाड़ी थी वैगनार फॉर एग्जांपल, उसकी मालियत थी 20 लाख। मैंने टैक्स वालों को शो किया कि मैंने पूरे साल कमाया है 10 लाख, और इस साल मेरे पास गाड़ी है सिविक। तो टैक्स वाले कहेंगे कि आपके पास ये, लेट्स से जब मैंने खरीदी तो 70 लाख की, वो कहेंगे आपके पास ये 70 लाख वाली गाड़ी कहां से आ गई? अगर आपके पास टोटल पिछली साल गाड़ी ये थी, आपके पास टैक्स, आपने टैक्स वालों को शो किया कि आपने पैसे इतने कमाए, तो आप 70 लाख वाली गाड़ी खरीद ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि मैं कहीं से पैसे कमा रहा हूं और टैक्स वालों से वो छुपा रहा हूं। आप मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? टैक्स वाले इस तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दरमियान में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जो आप छुपा रहे हैं। मैंने आपके सवाल को डिस्करेज नहीं किया, अदरवाइज जब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो ये बड़ी डिटेल से पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी सिर्फ एक मकसद था आपको बताना। टैक्स वाले कहते हैं, अब टैक्स वाले पता क्या करेंगे? टैक्स वाले कहेंगे अली इमरान साहब, असल में आपकी इनकम 1 मिलियन नहीं थी, बल्कि कम से कम कितनी थी? 5 मिलियन थी, और वो इस पर मुझे टैक्स लगा देंगे। सजी बात समझ में आई है? इस तरह से टैक्स वाले ट्रेस करते हैं। आप लोगों के लिए काम की बात जो मैं वापस आ रहा हूं इसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी पर, वो ये बात कहता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें भैया, वो कहता है कैश में ट्रांजैक्शन करोगे तो हम उसे इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। आपको ट्रांजैक्शन किस तरह करनी चाहिए? बैंकिंग चैनल के जरिए करनी चाहिए। बस ये बात थी आपको बताने वाली। आगे चलता हूं। एक तरफ तो हमने आपको अभी टैक्सेस, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बताए, दूसरी तरफ जो काम हमारा है वो टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट है। जरा इसकी बात करते हैं। टैक्स डेवलपमेंट के लिए भी अपना रोल प्ले करता है। कैसे? जरा सुनिएगा। आज से 8 साल पहले वजीर आला साहब लाहौर में जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्होंने अपने साथ वाले बंदे को कहा कि यार लाहौर कितना धुआं हो गया, सड़कें भी तंग है, रश भी बहुत ज्यादा है। तो साथ वाले वजीर खजाना साहब बैठे थे, उन्होंने कहा मैं थानू एक जगह पर लेके चलना वा। उनको एक इलाके में लेके गए लाहौर से कोई 20 किलोमीटर आगे, और उन्होंने कहा कि ये देखें जगह कैसी है। कहते जगह तो ठीक है, अगर लाहौर की सारी फैक्ट्री इधर आ जाए तो लाहौर भी खुला हो जाएगा और इसके आसपास की सारी आबादी को भी काम मिलेगा। जाहिर बात है, जब ज्यादा लोग आने लग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आने लग जाएगी, फैक्ट्रियां इधर लग जाएंगी, तो यहां पर भी लोगों को मजदूरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन है यार। वज़ीर आला साहब ने कहा हम यही करते हैं। लाहौर की सारी फैक्ट्रियों वालों को उन्होंने नोटिस भेजे कि आप अपनी फैक्ट्री लाहौर से 20 किलोमीटर दूर के इलाके में ले जाएं और वहां पे जाके लगाएं। लाहौर बड़ा कंजस्टेड हो गया और बड़ा धुआं हो गया। किसी ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा हम सुकून से बैठे, हम क्यों जाएं। फिर उन्होंने कहा अगर आप अपनी फैक्ट्रियां उधर ले जाएंगे तो आपको 5 साल का टैक्स माफ कर दें। अब उन्होंने फौरन सोचा कि हम साल का 20 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, तो 5 साल का ये 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है कि हम इधर से किधर चले जाएं, उधर शिफ्ट हो जाए। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां यहां से क्लोज करके वहां पर ले गए। आज वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया हुआ।
सर जी मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, अब जरा बात समझना, ये जितनी स्टोरी मैंने सुनाई है इसका एक हदफ है। गेम ये है, आप बिजनेसमैन को एनकरेज करते हो, आप बिजनेसमैन को एनकरेज करते हो कि वो बिजनेस करे और आप उसे टैक्स इंसेंटिव्स देते हो ताकि वो अंडर डेवलप्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करे और उससे उस अंडर डेवलप्ड एरिया में अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, प्रॉस्पेरिटी भी आती है और एम्प्लॉयमेंट भी आती है। सो सारी गल करने का मकसद, आपने देखा टैक्स को कैसे इस्तेमाल किया है, टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है ताकि अंडर डेवलप्ड एरिया में डेवलपमेंट शुरू हो जाए। और सर जी यस और नो, ये गेम है। आ जाइए, मैं अब यही सारी बात आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाने लगा हूं। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज एज फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन एंड प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स, किसको? बिजनेसमैन को, ताकि सो दैट द बिजनेसमैन मे ऑप्ट टू एस्टेब्लिश बिजनेस या इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ताकि बिजनेसमैन बिजनेस कंसर्न बना ले या इंडस्ट्रियल यूनिट बना ले अंडर डेवलप्ड एरिया में। उससे क्या होगा? दैट वुड ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलेंगे, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन द अंडर डेवलप्ड एरिया। सर जब वहां पे फैक्ट्री बनेगी तो आसपास के लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। को बंदा मिसाल के तौर पे जो वहां पे फारिग था वो रिक्शा चलाने लग जाएगा स्टॉप से उस फैक्ट्री तक का, उसको भी रोजगार मिल गया, उसको भी काम मिल गया, और ओवरऑल जब लोगों के पास पैसा आएगा तो प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी उस इलाके में। ये एक एग्जांपल है ऑफ टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट। सर दूसरा, अमीर आदमी पे टैक्स ज्यादा लगाना और गरीब आदमी पे टैक्स कम लगाना या ना लगाना। हाई कस्टम ड्यूटी लगाना लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट में या आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, दोनों, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पे भी और जो आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है अगर उसको आप इंपोर्ट करेंगे तो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होगी। अभी तो पढ़ाया हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं इन दोनों पर, इंपोर्ट पर और आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान पर। इससे होता क्या है, लोकल मैन्युफैक्चर जो है वो उसको प्रमोट किया जाता है। सर टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी, सर एक मिसाल के तौर पे एक इदारा है जेडीसी, काफी काम कर रहा है वो कराची में। अच्छा, जेडीसी को डोनेशन देने वाले बंदे को टैक्स क्रेडिट मिलता है। सर टैक्स क्रेडिट पता क्या होता है? सर अभी एक लफ्ज आपके सामने मैंने पहले बोला था, टैक्स एग्जेम्पशन, ये तो पता है क्या होता है? क्या होता है भाई? टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स माफी, और टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है? टैक्स में कमी, टैक्स में छूट। तो imposition of high custom duty on import of luxury item या items manufactured in Pakistan, this promotes local manufacturer and industry। हाई कस्टम ड्यूटी, ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दें इस पर। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जो बंदा जेडीसी को डोनेशन देगा उसको क्या मिलेगा? टैक्स में कमी। और जो जेडीसी खुद है उसको क्या मिलेगी? टैक्स एग्जेम्पशन। इदारे को टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है और डोनेशन देने वाले को टैक्स में छूट या टैक्स में कमी मिलती है। सर पाकिस्तान चूंकि एग्रो बेस्ड है तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पाकिस्तान में होती है वो भी एग्जेम्प्ट होती है और उस पर भी टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं। जल्दी से ये स्लाइड भी एक बार पढ़ लीजिए। सर आप वो मार्कर या ये जो इरेजर मैंने कहा था, ये डस्टर, इसमें क्या था? यही था, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती है। हाई कस्टम ड्यूटी ऑन आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान,
जो आइटम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है अगर वो इंपोर्ट होगी तो उस पर हाई कस्टम ड्यूटी लगेगी। भैया कस्टम ड्यूटी लगती बाहर से आने वाली चीज पर है ना। कस्टम ड्यूटी का मतलब है इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती है, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पर लगती है, ये बात हमने ज़हन में रखी है। लोकल मैन्युफैक्चर्ड आइटम पर तो कस्टम ड्यूटी लग ही नहीं सकती। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है बाहर से आने वाली चीज पर टैक्स जो लगता है उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो कस्टम ड्यूटी लगाना उन आइटम्स पर जो पाकिस्तान में बन रही है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में बनने वाली सेम चीज जो बाहर से आ रही है उस पर कस्टम ड्यूटी लगा। सर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट जो भी लगाएगा उसको भी टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। एग्रीकल्चर इनकम जो भी कमाता है उस पर टैक्स नहीं लगता, और अगर कोई और प्रोजेक्ट लगाता है उस पर टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। सर ये सारा कुछ पढ़ने के बाद 2-3 बातें बड़ी जरूरी है आपसे करनी है। फर्टिलाइजर्स पर लग रहे हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके फसल उगा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है चैप्टर नंबर 11 में बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा। ज़मीन की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। फर्टिलाइजर ज़मीन नहीं है, फर्टिलाइजर तो खाद बना रहे हैं ना, या वो क्या कहते हैं उसकी डायमेंशन और है। एक बंदा फसल उगाता है और उससे पैसे कमाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। वो दो अलग-अलग चीज़ें हैं। फर्टिलाइजर जो बना रहा है वो तो एक इंडस्ट्रियल काम है, उस पर टैक्स लगना है। लेकिन जो बंदा ज़मीन से फसल उगा रहा है या फल का बाग है उस पर टैक्स नहीं लगना। सर समझ आ रही? फर्टिलाइजर्स बनाना तो अपने अंदर एक केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन जो बंदा जमीन की पैदावार उगा रहा है, जमीन से पैसे कमा रहा है, उसकी बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम बुनियादी तौर पर इसको ऐसे कहेंगे ये जमीन की इनकम है। किसान नहीं देना, यस। टैक्स किसान जब खरीदेगा फर्टिलाइजर तो वो टैक्स पे करेगा, लाजमी बात है, यस। लेकिन किसान जो इनकम कमाएगा उस फसल से उस पर टैक्स नहीं देगा। अभी इसमें भी 2 तरह के टैक्सेस हैं, मैं उस डिटेल में वैसे ही बताता हूँ। एक है सेल्स टैक्स और एक है इनकम टैक्स। जो किसान खाद पे टैक्स दे रहा है वो सेल्स का टैक्स दे रहा है, लेकिन किसान फसल से जो इनकम कमा रहा है उस पर इनकम पर टैक्स नहीं देगा, एग्जेम्प्ट होगी। बात समझ में आ रही? लो सर, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। उसके अलावा एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर इंसेंटिव्स होते हैं। ये सर हमारी डिस्कशन थी। मैंने कंक्लूजन वाली बात करनी थी, क्या कर दूं या कोई सवाल है? कंक्लूजन पता क्या है? गवर्नमेंट ने जिस चीज को प्रमोट करना होता है उस पर यहां टैक्स माफ कर देती है, यहां टैक्स कम कर देती है, यस और नो? गवर्नमेंट में जिस चीज को डिस्करेज करना होता है उस पर टैक्स लगा देती है या टैक्स बढ़ा देती है, यस और नो? ये असल इसका क्रक्स है। इंशाल्लाह कल हम इसको आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।